हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करो। ठीक है, तो चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, तो पहला देखो, पहला पूछ रहा है आपसे, इलाइजा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच डिजीज। ठीक है, इलाइजा परीक्षण का प्रयोग किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इलाइजा का प्रयोग सामान्यतः तौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? फादर में पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, आप लोग ये नाम याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड द टर्म BOD। BOD का जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो ये आप लोग दोनों आप सही कर सकते हो, ये दोनों सही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस? ठीक है, डोसा बनाने के लिए प्रयोग में लाने वाले गुथे हुए आटे की उभरी हुई आकृति किस गैस की उपस्थिति की परिचायक है? मतलब कौन सा गैस वहां पे प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो वहां पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है। प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड विथ विच इशू? ठीक है, मॉन्ट्रियल मसौदा का संबंध किस मुद्दे से है? तो यहाँ पे सही आंसर लिखा हुआ है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर देख सकते हो। अगला प्रश्न देखो, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन इज नोन एज? ठीक है, किसी जीन की कई कॉपी के संश्लेषण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी उसकी कॉपी बनाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच one of the species is harmed whereas other species remains unaffected is called as? ठीक है, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, क्या कहलाती है? उसे कहते हैं एमेंसलिज्म। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द नेम 3 मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं जैव उर्वरक के स्रोत बताना है 3। ठीक है, 3 मेन सोर्स बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। हिंदी में भी आपका पूरा आंसर दिया हुआ है। उसके बाद आपका 9 प्रश्न आ जाता है, नेम एनी 3 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक किन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम बताना है। ठीक है, तो पहला है एजेटोबैक्टर, बेजर्निनकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ मैरीन फिश विल बी प्लेस्ड इन अ एक्वेरियम कंटेनिंग फ्रेश वाटर एंड वाई? ठीक है, अगर हम समुद्र के मछली को एक फ्रेश वाटर में रख दें तो उसके साथ क्या होगा? ठीक है, क्या उसके साथ बीतेगा, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, अगर समुद्री मछली को अलवण जल फ्रेश वाटर की जल जीवशाला में यानी एक्वेरियम में रखा जाए तो वह परस्परणीय समस्याओं के कारण जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक है, तथा मर जाएगी। ओके, तेज परासरण होने के कारण रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाता है, जिससे मछली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इंग्लिश में भी आपका आंसर दिया हुआ है, इफ अ मैरीन फिश इज केप्ट इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड डाई ड्यू टू osmotic problems. ठीक है, due to the strong osmosis the blood pressure and blood volume increases which leads to the death of the fish. Okay, this is the answer of the 10th number question. Okay, so next question is, why crystals of Bt toxins produced by some bacteria do not kills the bacteria themselves? ठीक है, जीवाणुओं द्वारा उत्पादित Bt आविश दूसरों को तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन स्वयं जीवाणु को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है, इन बैक्टीरिया द टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं।
जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म व्हेन इट इंटर्स द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। अगर किसी इंसेक्ट के बॉडी में अगर इंटर कर गया तो उसमें वो जो प्रोटॉक्सिन था वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो द क्रिस्टल्स और ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल्स द बैक्टीरिया देमसेल्व्स, ठीक है। इसी कारण से बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, वो टॉक्सिन प्रेजेंट होने के बावजूद भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो हिंदी में भी आपका आंसर दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एज वी नो बिगर ऑर्गेनिजम्स लाइक डायनासोर्स हैज गॉट एक्सटिंक्ट बट वेरियस मैमल्स रैंगिंग फ्रॉम अंटार्कटिका like regions to the region of desert like Sahara continues to survive till date, ठीक है। What may be the reason behind the success of mammals, ठीक है। आज के समय में जबकि डायनासोर जैसे बड़े बड़े विलुप्त हो गए हैं जानवर, ठीक है, विभिन्न स्तनधारी, फिर चाहे वह अंटार्कटिका जैसा प्रदेश हो या फिर सहारा जैसा रेगिस्तान हो, आज भी सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, ठीक है। आपके विचार में स्तनधारियों की इस सफलता में क्या कारण हो सकता है? अभी भी कई ऐसा स्तनधारी हैं जो कि अंटार्कटिका वाले जो एरिया हैं वहाँ पे, रेगिस्तान है वहाँ पे अभी जीवित हैं, यानी वहाँ सक्सेसफुल सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण है स्तनधारियों की सफलता काफी हद तक शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने की उनकी क्षमता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का शरीर के तापमान जो होता है उनका स्थिर बनाए रखने के लिए क्षमता जो है उनके अंदर स्ट्रांग है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, चाहे वो अंटार्कटिका में रहें या फिर रेगिस्तान में रहें, वो सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपका आंसर लिखा हुआ है, सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वेदर दे लाइव इन अंटार्कटिका और इन द सहारा डिजर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, राइट द नेम्स ऑफ 2 ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। 2 ग्रीन हाउसेस का नेम आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो वायुमंडल में कुछ गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसका प्रमुख 2 ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये गैसेस हैं जिसको इंग्लिश में भी आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फेनोमेनन that is responsible for heating of Earth's surface and atmosphere due to the presence of certain gases in the atmosphere, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ प्लाज्मिड्स आर हेल्पफुल इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन अ बैक्टीरिया, ठीक है। प्लाज्मिड किस प्रकार से एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता में मददगार है, ठीक है। प्लाज्मिड सभी जीवाणु कोशिकाओं में संभाविक रूप से मौजूद होते हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका का अपना प्लाज्मिड होता है, ठीक है, जो समयुग्मक की प्रक्रिया के दौरान संचरित होता है। इन प्लाज्मिडों का जीवाणु कोशिका के लिए एक बड़ा लाभ होता है क्योंकि वे डीएनए को पहचान योग्य एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन अनुक्रम प्रदान करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध निर्धारकों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये हिंदी में आपका आंसर दिया हुआ, उसके बाद आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, प्लाज्मिड नेचुरली एग्जिस्ट इन ऑल बैक्टीरियल सेल्स, ईच बैक्टीरियल cell has its own plasmid that is transmitted during a process of conjugation. These plasmids have a great benefit to the bacteria cell as they deliver DNA containing identifiable antibiotic resistance genes sequence which would lead to the production of antibiotic resistance determinants, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा जो कि ग्रुप सी में आपका आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, what are transgenic animals, why are such organisms produced and how can human या फिर man benefited from such modifications, ठीक है। एक्सप्लेन करना है यहाँ पे मैं एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और पूरा का पूरा आप लोग रिवाइज कर लो। आपके लिए बस एक ही दिन का टाइम है, तो यार पूरा का पूरा रिवाइज करो। उसके बाद में प्ले लिस्ट में पूरा जो है सारा का सारा जो है आपका क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, टर्म 1 टर्म 2 के लिए। तो आप लोग वहाँ पे जाओ, प्ले लिस्ट को चेकआउट करो और वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, परिजीवित जंतु संशोधित जीनोम वाले जानवर होते हैं, ठीक है। जानवर के डीएनए को बदलने के लिए उसके जीनोम में एक बाह्य जीन डाला जाता है। यह विधि लक्षित पशु के अनुवांशिक लक्षणों को सुधारने के लिए किया जाता है, यानी अगर उनके जीन में कोई गड़बड़ी है या फिर उनका नस्ल थोड़ा सा खराब हो चुका है तो उनको सुधारने के लिए ये अलग तरीके से हम लोग जीन डालते हैं, उनमें जीनोम का उनके अंदर बदलाव करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या होता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग,
परजीवी जंतु हिंदी में, ठीक है। तो इसका पूरा बताया हुआ परजीवी जंतु के विकास के सामान्य कारण है, ठीक है, जो कि इस निम्नलिखित प्रकार से हैं। आप लोग यहाँ पे रीड कर लो या फिर मैं PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं स्लाइड करके जाता हूँ। उसके बाद मानव के लिए इसके निम्न फायदे जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पारजीनी मछलियाँ होते हैं, उसके बाद अनेक प्रकार की पारजीनी सूत्रकर्मियों का प्रयोग फसलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, ठीक है। उस टाइप से यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर द एनिमल्स विथ द मॉडिफाइड जीनोम, फॉरेन जीन इज इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द एनिमल टू अल्टर इट्स DNA, ठीक है। उस DNA को चेंज करने के लिए हम लोग फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं उनके जीनोम में, ठीक है। दिस मेथड इज डन टू इम्प्रूव द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द टारगेट एनिमल। किसी भी टारगेट एनिमल के जेनेटिक ट्रेट को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। कॉमन रीजन्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइटिक एनिमल्स आर इन ह्यूमन एंड देयर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैक्सीन सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड बाय टेस्टिंग वैक्सीन ऑन ट्रांसजेनिक माइस बिफोर बीइंग यूज्ड इन ह्यूमंस। एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसको मतलब वैक्सीन को सेफ्टी में मतलब कैसे हम लोग यूज करते हैं, पहले हम लोग माइस पे यूज करते हैं, माइस मतलब होता है चूहा, ठीक है, उस पर यूज करते हैं, उसके बाद ह्यूमन में यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोटीन ऑफ DNA, ठीक है, विच कोड्स फॉर। उसके बाद आपका आ जाता है इट कैन हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स फॉर ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो कि पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, तो आप लोग को एग्जाम में भी इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना है ताकि आप लोगों का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है। डिस्टिंग्विश माने यहाँ पे डिफरेंस बताना है आप लोगों को। नेटेलिटी और मोर्टेलिटी में क्या डिफरेंस है, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। आपका हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है, उसके साथ आप लोगों का इंग्लिश में भी पूरा बताया गया है, ठीक है। मृत्यु दर क्या है और मृत्यु दर और जन्म दर कैसे डिफरेंस है, ठीक है। नेटेलिटी का यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद मोर्टेलिटी का भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा, जो कि PDF में आप लोग को मिल जाएगा, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप जाओ वहाँ पे डाउनलोड करो यार, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। इसी जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, उसी में पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट A में आपको ये पूछा है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट B में यहाँ पे पूछा है, ठीक है। चरघातकी वृद्धि क्या होता है, संभार तंत्र वृद्धि यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, हिंदी में भी लिखा गया है, उसके बाद आपका इंग्लिश में भी पूरा आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा लिख सकते हो। उसके बाद आपका आता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा लिखना है, ओके। सो दिस इज द आंसर इन इंग्लिश मीडियम। सो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हाइबरनेशन का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एस्टिवेशन का भी पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद एक्टोडर्म और इंडोडर्म क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, हिंदी में भी आप लोग देख लो, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश में भी आ जाता है यहाँ पे एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है यहाँ पे। इमिग्रेशन immigration means an animal establishes a home in a habitat because it has resources it can utilize or because the habitat is ideal for them, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन मीन्स एन एनिमल लीव्स इट्स होम, वो छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो एनिमल क्या करेगा, अपना घर छोड़ेगा, होम, बिकॉज द हैबिटेट इज नो लॉन्गर आइडियल फॉर देम, उसके लिए आइडियल नहीं है वो वहाँ पे हैबिटेट, एंड दे नीड टू फाइंड मोर सुटेबल इन्वायरमेंट, उसे फाइंड करना है एक नया सुटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट एन ओजोन होल, ओजोन होल क्या होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ये फॉर्मेट क्यों होता है इसका रीजन आपसे पूछा है यहाँ पे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द ओजोन होल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में आपको बताना है। ये यार 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लो पूरा का पूरा आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे रिएक्शन भी दिया हुआ है, पूरा कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी देख सकते हो पूरा का पूरा। इसके बाद आपका ये इंग्लिश में भी पूरा का आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी आप पूरा आंसर है, ओके। सो कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन भी आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका इधर आ जाता है, अगला प्रश्न आ जाता है आपके लिए व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द
व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, हाउ इट कैन बी कंट्रोल, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो आप लोगों को ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका हिंदी में भी पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है। दुष्प्रभाव क्या होते हैं एयर पोल्यूशन का, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका पॉइंट यहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश में भी पूरा वर्जन आपका पूरा दिया हुआ है, साइड इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद आपका कंट्रोल कैसे करेंगे इन इंग्लिश यू कैन रीड हेयर। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे मैचिंग करने का, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैचिंग करना है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है कॉलम बी, तो डॉप्सन यूनिट क्या होता है, तो ये आपका होता है थिकनेस ऑफ ओजोन, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो जिसको बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, सॉरी ए का 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा आपका 4, ओके। सो सी का क्या होगा, सी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पे मिलान करने के लिए, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे बी सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आंसर, ओके। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे पूछ रहा है UVB, ठीक है, ये आपका स्नो ब्लाइंडनेस होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन 1 वाला जो है सही आंसर हो जाएगा, D1, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है ई आपका ये बिल्कुल यहाँ पे 5 वाला सही हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ टिन्ड ओजोन लेयर, ठीक है। दिस इज द आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यार शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक नहीं किए हो तो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।